हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं आपके साथ में आई हूँ, और वो टॉपिक है मिथ्स अराउंड द जुडिशरी एग्जामिनेशंस। सी, whenever you prepare for a very big examination or for a competition exam, one like judiciary, आपको हमेशा बहुत सारी बातों से डराया जाता है ना। आपको बहुत सारी बातें आपके दिमाग में डाली जाती है। जब आप कॉलेज में एंटर होते हो तो प्रोफेसर, डीन, एवरीबडी विल टेल यू कि इस तरीके का बिहेवियर रखना पड़ेगा, इस तरीके के ग्रेड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इस इतनी आज तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। कभी रिश्तेदार मिलेंगे, वो कोई ना कोई एडवाइस दे देंगे, एंड रैंडमली पीपल विल गिव यू सो मेनी एडवाइसेस एंड सो विल टेल यू सो मेनी थिंग्स एज इफ दे हैव लिव्ड द जर्नी ऑफ परस्यूइंग जुडिशरी। बट ऐसा नहीं है। कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस से बात करते हैं, और कई लोग बस बात करते हैं, जेनरिक बातें करते हैं। जैसे हम जनरली कहते हैं ना कि नहीं, आपका डिसिप्लिन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम की, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी काम को या किसी भी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत उसमें समय देना पड़ेगा। ये बात भी एकदम सत्य है, लेकिन कितना समय होगा क्वांटिटेटिवली, हम कैसे मेजर करेंगे बहुत समय को? ये लोग अपने पर्सपेक्टिव से, अपने लेमन इंफॉर्मेशन से कुछ भी बता देते हैं कि आपको 24-24 घंटे पढ़ना है और आपको दिन में 48 घंटे निकालने हैं 24 घंटों में से। तो ये सारी बातें जो है, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है ऐसी मिथ्स और क्या है इनकी रियलिटी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। आई हैव ट्राइड कि आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। सो हियर इज अ वेरी फेमस इमेज वेयर वी हैव कैटेगराइज्ड द myths and the truth all together in this particular slide. तो सबसे पहला जो मिथ है रिगार्डिंग द जुडिशरी एग्जामिनेशंस, जो आपको कई बार बताया जाता है। आपको स्कूल में जब आप होते हैं तब आपको बताया जाता है कि वो देखिए, वो जज साहब हैं, वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बचपन से ही गोल्ड मेडलिस्ट थे, कॉलेज में भी, मतलब बचपन में टॉपर थे, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, और इस तरीके की बातें आपको बताई जाती है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बहुत सेटल हो जाती है कि यू हैव टू बी अ टॉपर और यू हैव टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट अगर आप एक जज का जैसा एक्यूमेंट चाहते हैं। तो देखिए, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, एक बैच में से कई सारे बच्चे जज बनते हैं, जिनमें से कई बार कुछ गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, कई बार गोल्ड मेडलिस्ट होते भी नहीं है। तो आपका आपका जज होना और आपका गोल्ड मेडलिस्ट होना, ये दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंड देयर फॉर the first thing, that is, you have to be a topper or you have to be a gold medalist to crack the judiciary examination. This is a complete myth. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन। देखिए, जुडिशरी परस्यू करना, एक जज बनना और एक टॉपर बनना, इन दोनों के स्किल सेट में बहुत डिफरेंस है। ये बात पक्की है कि जो जज है उसको पूरी चीजों की इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत पुख्ता तरीके से नॉलेज है, और वहीं पर जो टॉपर है उसने भी बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, उसको भी नॉलेज है। लेकिन यहाँ डिफरेंस आ जाता है दोनों के एप्लीकेशन के ऊपर, दोनों के लॉज को या उन्होंने जो पढ़ा है उस चीज को अप्लाई करने के एक्यूमेंट के ऊपर जो है वो फर्क क्रिएट हो जाता है। हो सकता है एक व्यक्ति टॉपर हो, उसे सारी बातें याद हो, सारी बातें पता हो, लेकिन उसे उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन, उनका एप्लीकेशन नहीं आता हो। वहीं पर जो जज है, उसे हो सकता है कि कुछ प्रोविजन याद ना हो, शायद बाय हार्ट ना हो कोई प्रोविजन नंबर, कोई सेक्शन नंबर, लेकिन उसे उनका एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन बहुत सही से पता हो। सो एज ए सेड कि जुडिशरी जो है वो एग्जाम आपका लीगल अंडरस्टैंडिंग, आपका एप्लीकेशन, आपके राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीजें चेक करता है। सिर्फ आपके एकेडमिक ग्रेड्स नहीं चेक करता है। ठीक है, कई सारे एवरेज स्टूडेंट्स जो कॉलेज में, स्कूल्स में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह, एक अंडरडॉग की तरह हमेशा अपना पढ़ाई को परस्यू किया है, वो बच्चे भी अपने एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, जुडिशरी के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही समय पर यह समझ में आ जाता है कि परसिवरेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ में, अपने परसिवरेंस के साथ में, और एग्जाम को क्रैक करने का सही अप्रोच समझ करके क्या कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। सो एग्जाम अगर आप जुडिशरी का क्लियर करना चाहते हैं तो दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। एक है आपकी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। और दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो आप कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन समझ पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन समझ पाएंगे। और अगर आप ये सब कुछ समझ पा रहे हैं तो देन देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ जज और फ्रॉम गेनिंग द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द काइंड ऑफ प्रोफेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द myth number 2, the second myth is you need to study for 12 to 15 hours a day. अब देखो भाई, बहुत सिंपल सा अगर हम एक हिसाब किताब देख लें, 8 hours a person will sleep। ठीक है, 8 घंटे एक व्यक्ति सोता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिन में आपका सुबह उठे,
थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, नहाए, एक्सरसाइज नहीं भी किया अगर तो नहाया, ब्रश किया, ऑल दोज थिंग्स है ना, फ्रेशन अप हुए, इन सारी चीजों में आप मान के चलिए कि 2 घंटे आपको यहाँ लग जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो 5 घंटों का कॉलेज हो गया आपका, है ना, 4 से 5 घंटे आपके कॉलेज के हो गए। दिन में 2-1 घंटे तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए भाई, थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चाहिए, थोड़ा बहुत आपका कोई और चीज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए चाहिए, बात करने के लिए चाहिए, या फिर अगर आपकी कोई और हॉबी है तो उस हॉबी को परसू करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास कितना समय हो गया, 8 + 9 घंटे हो गए हमारे पास में, 10, 15 और 17 घंटे तो आपके पास यही हो गए हैं। और दिन में टोटल आपके पास में कितने घंटे हैं, 24 घंटे। तो बचे कितने आपके पास में, मात्र 7 घंटे और बच रहे हैं आपके पास में। अब इन 7 घंटों में से 12 से 15 घंटे कैसे निकालिएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं कि आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट डिफाइंस your journey or your success. It's how you have studied in those hours which you could give to your studies. आपने जो भी समय आप दे पाए अपनी पढ़ाई को, उस समय में आपने कितना निचोड़ निकाल पाया पढ़ाई का, या कितना ध्यान से आपने पढ़ाई करी, that is more important. So you are sitting for 12 to 15 hours but you have hardly understood things, or you are hardly concentrating for the period of 8 hours, then it is as useless as sitting for as sleeping. You could have simply slept for the other 4 or 6 hours instead of opening the book and sitting besides it. किताब खोल के उसके बगल में बैठने से अच्छा रहता कि आप वो बचे हुए 4-6 घंटे सो ही जाते। क्योंकि अगर आप 8 घंटे ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 12-15 घंटे सिर्फ बैठने का कोई सेंस नहीं बनता। जब हम बात करते हैं कि आपको कितना देर पढ़ना है, तो देखिए 5 से 7 घंटे अगर आप फोकस्ड होकर के पढ़ पा रहे हैं, अगर आप 5 से 7 घंटे फोकस स्टडी कर पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर बात है। आपको हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। आप रोज के रोज 5 से 7 घंटों में कितना आप जिसे हम कहते हैं ना कि कितना आप रिजल्ट दे पा रहे, कितना आप आउटपुट जनरेट कर पा रहे, कितनी चीजें आप सीख पा रहे, कितनी चीजें आप रिटेन कर पा रहे, कितनी चीजें आप अप्लाई करके अपने मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर कर ले रहे हैं, ये मॉक टेस्ट सही से आंसर कर ले रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितने मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचें कि आपको आप 12 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन 12-15 घंटे में से हम सिर्फ 2 घंटे सही से कंसंट्रेट कर पा रहे थे, तो फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि 12-15 घंटे लगातार पढ़ना या 12-15 घंटे पढ़ पाना पूरे दिनचर्या के बाद में, ये काफी हद तक थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। देखिए इम्पॉसिबल किसी के लिए कुछ सब कुछ मतलब किसी किसी व्यक्ति के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि मैक्सिमम लोगों के लिए एट एन एवरेज किसी भी व्यक्ति के लिए 12-15 घंटे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप मेंटली थक जाते हैं, आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट मिथ दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 15 आवर्स। दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ। द फैक्ट इज कि 5 से 7 घंटे फोकस स्टडी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अगर आप कर रहे हैं और सही दिशा में सही चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। इफेक्टिव आवर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन माइंडलेस लॉन्ग आवर्स, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि इफेक्टिव आवर्स जरूरी है, माइंडलेस लॉन्ग आवर्स जरूरी यहाँ पर नहीं है। 5 से 7 घंटे की फोकस पढ़ाई आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करेगी और आपको आपका एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। सो बिलीव इन क्वालिटी एंड नॉट इन क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी मिथ की। सो जो तीसरी मिथ है वो है ओनली दोज विद अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैकग्राउंड सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी मिथ है। आप अपने किसी भी परिचित से जो जज बन चुका है, जो सिविल जज बन गया है, या सिविल जज की जिनकी पोस्टिंग आ चुकी है, या जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या अगर आप प्रैक्टिस करने जाएं, तो आप जरा जाकर के कोर्ट रूम में देखिए कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, आप सिविल जज क्लास 2 बनेंगे, है ना। सिविल जज बनने के बाद में जब आप एंट्री लेवल सिविल जज बनते हैं, तो जो जिस तरीके के लोग आपके सामने आते हैं, जिस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग्स कोर्ट रूम में चलती है, कोर्ट में चलती है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब होता है हिंदी में। So in fact, at the level where you are entering the judicial system, that system only has the colloquial language or Hindi.
तो जहां पर जो भी आपके कोई ऐसे स्टेट्स है जहां पर कोई लोकल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, ठीक है, गुजरात में गुजराती है, तो वहां पर तो गुजराती चल रही होगी, बंगाली या मराठी चल रही होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रांत में है जहां पर हिंदी ही भाषा है या कोई और अलग से स्पेसिफिक भाषा नहीं, हिंदी ही लोकल लैंग्वेज है, तो सारा काम, सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोसीडिंग, सब कुछ हिंदी में चल रहा होता है। आपके वकील साहब हिंदी में बात करते हैं, आपकी पार्टी हिंदी में बात करती हैं। सो यहाँ पर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड से होना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। हो सकता है इनफैक्ट ये आपके लिए प्रैक्टिकल लेवल पर डिफिकल्टी कॉज कर दे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है पर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इनफैक्ट आपको अपनी हिंदी पे काम करने की जरूरत है, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर कोर्ट्स और द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में आपको आवश्यकता है कि आप जनता की भाषा समझ पाए, वहां की लोकल लैंग्वेज समझ पाए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड है वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, वहां के लोगों से आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे प्रांत में जहां पर हिंदी चलती है तो वहां पर आपकी हिंदी में स्ट्रेंथ अच्छी होना जरूरी है, सो दैट आप सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क सही से समझ पाए। सो इंग्लिश बैकग्राउंड से होना इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। एंड दूसरी चीज देखिए, ये सिर्फ भाषा है। जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो हम अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें तो क्योंकि वहां पर जो फंक्शनिंग है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी लीगल वर्क है, क्योंकि इंग्लिश में होने वाला है, इसलिए वहां के लिए आपको इंग्लिश थोड़ी जरूरी है। बट जहां तक बात आती है कि क्या इंग्लिश में अच्छा होना किसी करियर में अच्छा होना बनाता है, किसी अच्छे करियर को दर्शाता है, तो नहीं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। आपका करियर अलग है और एक आपका लिंग्विस्टिक स्किल, ये दोनों बातें अलग है। आपको लैंग्वेज आती है, ये बहुत बेहतरीन बात है। अगर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेना देना नहीं है, अनलेस यू आर अटेम्प्टिंग अ कैट एग्जामिनेशन। कैट में क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश का पेपर ही आता है तो वहां पर आपकी अच्छी इंग्लिश आपको मदद कर सकती है। लेकिन अदर देन दैट, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ स्किल सेट that will help you, that will supplement you, ठीक है, in your future, but it is not something that will either make or break your career, clear? तो इसीलिए यहाँ एटलीस्ट जुडिशरी में आपको इंग्लिश को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे जिन्हें लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कल को हम कैसे जज बनेंगे? आप बेहतरीन जज बनेंगे, क्योंकि आपको अपने जो काम अच्छे करने हैं वो है आपका एकेडमिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप उस पर काम कीजिए, आप अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा परेशान होने का भार मत उठाइए, ठीक है। सो जुडिशरी एग्जाम, अच्छा, और अच्छी चीज जो है, जुडिशरी एग्जाम जो है वो दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ भी अपना सकते हैं। सो जिस भी मीडियम में आप बेटर फील करते हैं, आप वो मीडियम चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर दोनों ही भाषाओं में आता है, ठीक है। जहां पे लैंग्वेज आएगी तो वहां पर आपको, अगर इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इंग्लिश में अच्छा होना पड़ेगा, अगर हिंदी के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हिंदी में अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी लीगल एक्सप्रेशन है वो आपको अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, आप लोअर कोर्ट में तो आपको सारे के सारे लीगल एक्सप्रेशन जो है वो हिंदी में भी समझने पड़ेंगे। सो इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट विल मेक और ब्रेक योर जुडिशियल करियर, ठीक है। इट इज समथिंग विच कैन सप्लीमेंट your preparation, it is something which will supplement your future, but एज ऑफ नाउ बहुत एलीट इंग्लिश होना, बहुत ही एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलना या ब्रिटिश वोकैब के लेवल की इंग्लिश बोलना, वो सब आपके लिए यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू रेफर टू द डिक्शनरी बाय शशि थरूर, जस्ट गो विद द बेसिक इंग्लिश दैट यू नो, उसके ऊपर बोलने के ऊपर काम कीजिए, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर मिथ, दैट इज यू हैव टू बी वेरी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको लगता है कि जज तो भाई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जिसको बड़ी सारी प्रैक्टिकल चीजें पता है, जिसने प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ देखा है। ये भी अपने आप में कंप्लीटली गलत बात है, ठीक है। मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद में आए, है ना। हम अमूमन तौर पे बोल देते हैं कि मैच्योरिटी जो है वो दुनिया देख देख करके आती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपने खुद दुनिया देखी हो, जरूरी नहीं हो सकता है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों, अपने आसपास के लोगों के थ्रू सुन सुन करके आधी दुनिया देख ली, ठीक है। सो व्हेन वी स्पीक कि आपका जज होने के लिए बहुत ज्यादा विजडम होना जरूरी, बहुत ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, तो मैच्योरिटी और विजडम का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उम्र के साथ में। तो यू डोंट हैव टू बी वेरी मैच्योर, यू डोंट हैव टू बी वेरी ओल्ड
old or very experienced to be a good judge. If you want to be a judge, you just have to understand the pattern of the examination. You have to clear the examination conceptual clarity के साथ में. तो लगे रहिए, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए, प्रक्रिया को पूरा समझिए ढंग से. उसके बाद में आपको सिर्फ जो करना है वो ये कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई करते हुए चलिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए चलिए. धीरे धीरे समय के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आएगा, विजडम भी आएगा और सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी. लेकिन हम सोचे कि हमें एंट्री लेवल पे ही एकदम स्टार्टिंग में एट द वेरी बिगनिंग हमें पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें पूरा एक्सपोजर होना चाहिए, हमारे बाल पक जाने चाहिए बिल्कुल, तभी हम अच्छे जज बनेंगे. तो नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एब्सोल्यूट एक मिथ है. ठीक है. कई सारे कैंडिडेट्स ने 20-25 की एज में, मतलब बहुत अर्ली एज में, soon after graduating from the college, from the law college, they have cleared their examinations. कि भाई 22-23 में क्लियर हुआ, कॉलेज खत्म हुआ और लकी थे कि वैकेंसी भी तुरंत आ गई और एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर कर लिया. जैसे राजस्थान में आपको बहुत यंग जजेस देखने को मिलेंगे, फॉर द रीजन कि आपको राजस्थान का एग्जाम जब आप देते हैं तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं. बस जब एग्जाम की भर्ती आए तब आपके पास में रिजल्ट मार्कशीट आपका होना चाहिए, डिग्री आपकी होनी चाहिए. ठीक है. तो कई बार बच्चे, फाइनल ईयर के बच्चे जो है वहां एग्जाम देते हैं और एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, है ना. तो इट इज कंप्लीटली ऑन योर लक कि भाई सही टाइम पर वैकेंसी आ गई, सही टाइम पे कॉलेज खत्म हो गया और आपने उसी टाइम पर आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हुआ. तो आपको बहुत सारे यंग जजेस वहां देखने के लिए मिल जाएंगे. सो देयर आर पीपल हु हैव क्लियर्ड और क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन देयर अर्ली 20s. 23-24 की उम्र में बढ़िया जज बन चुके हैं. 21 साल की उम्र में कई बच्चे जज बन चुके हैं कि कॉलेज स्कूल जल्दी गए और फिर 5th ईयर में आकर के एग्जाम दे दिया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम दे दिया और एग्जाम क्लियर कर लिया. सो एज हैज नथिंग टू डू विद योर एग्जामिनेशन. हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए जो एज चाहिए आपका वो एज होना चाहिए, दैट्स इट. तो आपको जो भी एलिजिबिलिटी, आपके स्टेट टू स्टेट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज पर द एज, दैट एज यू शुड होल्ड. एंड उसके अलावा और कोई चीज यहाँ पर मैटर नहीं करती है. हायर जुडिशियरी एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है. अब देखिए, लोअर जुडिशरीज में भी अभी 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इनकलकेट कर दिया है. कल ही जजमेंट आया है जहां पर ये कह दिया गया है कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है ना. तो वो 3 साल की प्रैक्टिस जो मैंडेटरी बताई गई है, इसके अलावा और कोई चीज जरूरी नहीं है. आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो सिर्फ आपको 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चाहिए. आपसे लाइफ का एक्सपीरियंस वहां पर नहीं मांगा जाएगा. आपकी मैच्योरिटी आपको जो है हेल्प कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैच्योरिटी नहीं है अर्ली स्टेज पे तो आपसे एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा. क्लियर. देन coming on to the next myth, that is judiciary exams are all about mugging up the laws and mugging up the provisions and mugging up all the sections and clauses and subclauses and subsections. No, it's absolute myth. आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ रटना ही रटना है. हाँ, बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ती है. यू विल हैव टू हैव अ गुड मेमोरी in order to clear this examination. Having a good memory is a cherry, it is like cherry on the cake when you are वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ परसुइंग जुडिशरी. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी, जैसे केस लॉज है, याद रह गए हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, ये याद होते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है हमारी एग्जाम्स के अंदर. ठीक है. दूसरा, कुछ प्रोविजंस हैं आपको याद है नंबर वाइज तो ठीक है, सेक्शंस आपको याद है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए या सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, ये सब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है लेकिन प्रोविजन नंबर याद है तो आप एक अच्छे जज नहीं बन सकते हैं. या आप हो सकता है कि प्री क्लियर कर लें, मेंस क्लियर कर लें, लेकिन आप इंटरव्यू में जाकर के रुक जाएं, क्योंकि वहां पर जब आप इंसानों के सामने बैठे होते हैं तो इंसान आपसे रटी हुई बात नहीं जानना चाहता, वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. और अगर आपने सिर्फ रटा है तो आप प्रोविजन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड दिस विल बी फैटल टू योर ड्रीम. तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ रटने से काम बनेगा यहाँ पर, या सिर्फ रटना ही रटना पड़ता है. नहीं, समझनी पड़ती हैं चीजें. हाँ, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स या अदर इंडल्जेंसेस लाइक अदर प्रोफेशंस. आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा याद रखने की क्षमता होनी चाहिए आपकी, लेकिन सिर्फ सब कुछ याद रखने के बेसिस पे काम चलेगा तो ये सत्य नहीं है. ठीक है. आप जब जज बनकर के ऊपर बैठे होंगे बेंच पे तो आपके पास में बेयर एक्ट रहती है, आपके पास में किताबें रहती हैं. हर चीज आपको रटी हुई हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट कई सारे एग्जाम जो है, जैसे डीजीएस वगैरह जो है, ये तो आपको किताब भी दे देते हैं कि लीजिए ये पकड़िए किताब, लगाइए सवाल.
ठीक है, आपके पास बेयर एक्ट रखी हुई है, आप बेयर एक्ट में से देख करके आंसर्स कीजिए। लेकिन बच्चे फिर भी, सारे बच्चे तो नहीं क्लियर करते ना एग्जाम। क्यों क्लियर नहीं कर पाते? क्योंकि एप्लीकेशन नहीं आता। रेड तो लिया था लेकिन एप्लीकेशन नहीं आता। तो कुछ एग्जाम्स, जो कुछ स्टेट्स का एग्जाम कंडक्टिंग पैटर्न ही ऐसा है कि जिनको देख करके समझ में आ जाता है कि रटने से काम नहीं चलेगा, प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नाउ कमिंग ऑन टू दी सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। एंड यहाँ पर हमने सभी, जैसा कि मैंने कहा था कि हम 5 ऐसी मिथ्स आज तोड़ेंगे जो हमें अक्सर परेशान करती है, जो हमें अक्सर सुनने में आती हैं अराउंड द जुडिशरी एग्जामिनेशन। सो हियर वर ऑल द 5 मिथ्स दैट वी नीडेड टू डिस्कस विद यू। आई होप इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। और अब अगर आपको कोई ये मिथ्स बताएगा भी तो रिएक्ट नहीं करना है, या उनको जवाब नहीं देना है, बस कंटेंट रहना है। एंजाइटी नहीं रखनी है अपने दिमाग में कि अरे आज तो चाचा जी ने कह दिया कि 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे कैसे पढ़ेंगे। नहीं, इस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी अपनी शांति से, अपने शांत दिमाग से करते रहिए। उनको पलट के किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बस खुद के दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता है। एंड ये सेशन सिर्फ इसलिए था कि आप टेंशन फ्री हो जाएं। आप इन सब ये जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं अराउंड दी जुडिशरी एग्जामिनेशंस, आप इन स्टीरियोटाइप्स को ओवरकम कर पाए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन एंड स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी गोल्ड।